बच्चों, अब हम अभी जो पढ़ाए थे अब उससे आगे स्टार्ट करते हैं कि अभी इससे पहले लेक्चर में हमने देखा था कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें हमने व्याख्यायित किया था कि जनन 3 प्रकार के होते हैं: कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अब आता है कि सबसे पहले मैंने उसमें ये भी बताया था कि कुछ किताबों में कायिक जनन को अलग से परिभाषित किया जाता है, जबकि कुछ किताबों में इसको अलैंगिक जनन के साथ ही मर्ज कर दिया जाता है। तो हम बताएंगे कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, इसका क्लोन से क्या संबंध है, फिर उसमें आगे देखेंगे कि अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियां हैं, जंतुओं में कौन सी विधियां हैं, पादपों में कौन सी विधियां हैं, और फिर हम पुनरुद्भवन समझेंगे। पुनरुद्भवन किसे कहते हैं, उसकी क्या आवश्यकता होती है जनन में, और फिर इससे आगे फिर लैंगिक जनन देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। अलैंगिक जनन जीव जंतुओं में जनन की वह विधि है जो जब वातावरण में अनुकूल परिस्थितियां आ जाएं। अनुकूल परिस्थितियां का अर्थ क्या है? जब भोजन की प्रचुरता हो, प्रकाश की प्रचुरता हो, पर्याप्त मात्रा में हवा हो, ऐसी अवस्था में जीव सबसे ज़्यादा कोशिश करता है कि वह अधिक से अधिक संख्या में अपने वंश को बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा इकोसिस्टम को वो कवर करे। तो इससे उसका वंश भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और वो बहुत बड़े परिक्षेत्र में अपने आप को बनाए रखेगा। अब ये जनन जो होता है अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके लिए एक जीव, एक कोशिका या एक से अधिक कोशिका युक्त जीव जब बिना लैंगिक अंगों की आवश्यकता के या बिना लैंगिक अंगों की सहायता के ही अपने जैसे शारीरिक संरचना वाले जीव का ही निर्माण कर लेता है, तो उसी को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। अब आता है कि क्या अलैंगिक जनन क्लोन से मिलता जुलता है, या पहले हम ये जाने कि क्लोन किसे कहते हैं, फिर अलैंगिक जनन और क्लोन में क्या संबंध होता है। तो हम देखते हैं कि क्लोन किसे कहते हैं। क्लोन से संबंध क्या होता है अलैंगिक जनन। तो क्लोन का अर्थ होता है कि प्रतिरूप, किसी भी चीज का अगर हम प्रतिरूप तैयार करते हैं, चीज न कह करके हम जीव का कहें, किसी भी जीव का जब हम प्रतिरूप तैयार करते हैं तो उसी को हम उसका क्लोन कहते हैं। अब ये प्रतिरूप जो होता है ये क्या होता है कि हमने कहा कि किसी भी जीव का प्रतिरूप मतलब हूबहू उसकी फोटो कॉपी तैयार हो। अब फोटो कॉपी कैसे तैयार होगी कि जीव की जो उसके माता पिता की शारीरिक संरचना थी वैसी ही शारीरिक संरचना उस जीव की होनी चाहिए, पहली शर्त है। दूसरी शर्त क्या होती है क्लोन में कि जो उसके पिता या माता या जनक जिसको हम कहते हैं उसके अंदर जो आनुवंशिक लक्षण थे, आनुवंशिक गुण थे, वही हूबहू गुण उस प्रतिरूप में होने चाहिए। अगर ये दोनों हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। और जिस विधि द्वारा इसको तैयार किया जाता है उसी को हम क्लोनिंग कहते हैं। जंतुओं में आप पढ़े होंगे किताबों में, यान बिलमुथ जो थे बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे ब्रिटेन के, उन्होंने क्लोनिंग पे बहुत अच्छा काम किया था, उसको हम आगे पढ़ेंगे जहाँ आएगा। तो अब आता है कि क्लोन का इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या संबंध है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जब हम देखते हैं उसकी विधियों को देखते हैं, विखंडन, बाइनरी फिशन, बडिंग, सिस्ट, स्पोरोजेनेसिस, कोनिडिया या तमाम तरह की विधियां जो होती हैं आगे हम बताएंगे। तो उसमें या पादपों में हम अगर देखें तो पादपों में ज़्यादातर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधियां होती हैं उसमें आप देखेंगे
कि पालकों में जो कटिंग करते हैं, हम कटिंग करके उनको नए पौधे के रूप में रोपण कर देते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, हम जनक पौधे से ही उसकी तना को हम कलम करते हैं और कलम करके उसको लगाते हैं और फिर वो धीरे धीरे वो एक नया पौधे के रूप में विकसित हो जाता है। और वो पौधा क्या होता है, वो दोनों शर्तें फॉलो करता है, हूबहू उसी शारीरिक संरचना का होता है जैसा उसका जनक होता है। दूसरी चीज क्या होती है कि वही आनुवंशिक लक्षण वो धारण किए रहता है जो आनुवंशिक लक्षण उसके जनक में होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्लोन जो होते हैं वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होने वाले जीव जंतु होते हैं। एसेक्सुअली का मतलब उनमें लैंगिक आप कह लीजिए कि संरचनाएं भाग नहीं लेती हैं। उनमें हम कोई एक वेजिटेटिव सेल से उसको हम डेवलप करते हैं। अब आता है कि अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे कि अलैंगिक जनन की विधियाँ। अलैंगिक जनन की विधियाँ कौन कौन सी हैं और कितने प्रकार से होते हैं अलैंगिक जनन, थोड़ा सा हम जंतुओं में भी देखेंगे और वनस्पतियों में भी या पादपों में भी हम अलैंगिक जनन को देखेंगे। पहला हम आते हैं द्विखंडन या बाइनरी फिशन, या इसको हम सामान्य रूप से पहला हम फिशन भी कहते हैं, फिशन जिसको हम विकलन कहते हैं। देखते हैं विकलन क्या होता है। अब ये अगर हम इसको देखें फिशन को, तो ये दो तरह का होता है। एक होता है बाइनरी फिशन, जिसको हम द्विखंडन कहते हैं, और एक होते हैं मल्टीपल फिशन, जिसको हम बहुखंडन भी कह सकते हैं। तो कुछ जीवों में द्विखंडन विधि द्वारा होता है अलैंगिक जनन और कुछ मल्टीपल फिशंस कर लेते हैं। मल्टीपल फिशन का मतलब, अब जैसे बाइनरी फिशन समझे, इसके बाद फिर क्या होता है बाइनरी फिशन, द्विखंडन क्या होता है, जब कोई भी जीव अपने पूरे काया को, बॉडी को दो भागों में बांट ले, बांटने के पश्चात वो जो दो भाग हैं वो संतान के रूप में कार्य करें और आगे विकसित होकर के फिर वो जनन करने, अपने ही जैसे नए जीव के जनन करने योग्य हो जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिशन कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं बाइनरी फिशन का। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो होता है बाइनरी फिशन का, इसका एग्जाम्पल जैसे हम अमीबा, यूग्लेना, मतलब प्रोटोजोन फैमिलीज जो है हम उसमें देखेंगे तो पाएंगे कि बाइनरी फिशन जो होता है जनन का एक बहुत महत्वपूर्ण विधि होती है। अब आता है कि ये बाइनरी फिशन द्वारा क्यों ये जनन करते हैं ये जीव। तो मैंने बताया कि अनुकूल परिस्थितियां ही जैसे आ जाती हैं जीवों के लिए, तो उनको क्या होता है कि अपनी संख्या बढ़ानी होती है, संख्या बढ़ा करके ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेस को अपने कब्जे में लेने की होड़ होती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करता है जीव, अमीबा क्या करता है, अमीबा जैसे कोई आकार तो इसका निश्चित नहीं है, ये क्या करता है, ये सबसे पहले इसका जो केंद्रक है वो दो भागों में विभाजित हो जाता है। जो साइटोप्लाज्म है ये भी दो भागों में विभाजित हो जाता है और ये विभाजित होकर के फिर ये एक नए संतान के रूप में कार्य करता है। तो ये है जनक और ये है संतान। ये प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से होती है। थोड़े समय बाद अब ये संतानें फिर थोड़ा सा भोज्य पदार्थ इकट्ठा करके परिपक्व हो जाती हैं और फिर ये दो में अमीबा में बढ़ जाती हैं। इस तरह से क्या हो गया, ये अपनी संख्या बहुत तेजी से बढ़ा लिया। यूग्लिना में हम देखते हैं, यूग्लिना में भी क्या होता है कि यूग्लिना भी इसी तरह से बाइनरी फिशन करता है
और बाइनरी फिशन करके वो अपनी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। ये भी अब यहाँ जब हम देखेंगे एक था, अभी ये विदलन करेगा और विदलन करके एक युगलिना से दो युगलिना बनाएगा। और आगे चल करके ये दो अलग अलग युगलिना बन जाएंगे। तो बाइनरी फिशन, इसी को हम क्या कहते हैं, द्विखंडन या बाइनरी फिशन कहते हैं। अब आता है दूसरा शब्द है मल्टीपल फिशन। कहीं कहीं इस्तेमाल होता है कि ये जो है इसके भी द्वारा जनन प्रक्रिया संपन्न होती है। मल्टीपल फिशन ज़्यादातर जब हम देखेंगे तो अनुकूल परिस्थितियों में भी जब और तीव्र गति से इसको रिसोर्सेज को कब्जा करना होता है तो ऐसे जीव, कुछ जीव होते हैं अमीबा खास करके, जो होता है मल्टीपल फिशन द्वारा जनन करता है। फिर दूसरा पॉइंट आता है इसमें, जो दूसरा अलैंगिक जनन की विधि है जिसको हम कलिका या बटिंग कहते हैं। दूसरा पॉइंट कलिका या बटिंग। अब आता है कि ये बड क्या होते हैं, ये कलिकाएं क्या होती हैं जिनके द्वारा जीव जनन करते हैं। तो बड, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो बड क्या होता है, कलिकाएं, जैसे कुछ पादप या कुछ जन हम देखते हैं, उनमें ज़्यादातर पादपों में हम इस चीज़ को देखेंगे कि इसके द्वारा जनन की प्रक्रिया होती है। पादपों में देखेंगे कि उनकी शारीरिक संरचना के ऊपर छोटे छोटे कलिकाओं का निर्माण होता है। वो कलिकाएं जो जनक होता है उससे अलग हो करके और अपने जनक की ही तरह परिवर्तित हो जाती हैं और आगे विकसित होकर के जनक जैसी हो जाती हैं। तो इस तरह से ये एक अलैंगिक जनन होता है। आता है कि ये जो बर्ड्स होते हैं ये दो तरह के देखते हैं। जैसे हम पाते हैं कि एक एक्सटर्नल बर्ड और एक होता है इंटरनल बर्ड। एक्सटर्नल बर्ड मतलब बाह्य कलिकाएं, इंटरनल बर्ड आंतरिक कलिकाएं। अब कुछ जीवों में जो बर्डिंग होती है वो उसके शरीर की बाहरी संरचना से उभरती है और फिर वो उससे अलग होकर के उसी तरह के जनक के रूप में विकसित हो जाती है। और कुछ जीवों में जो बर्ड्स बनते हैं वो आंतरिक संरचना से उभरते हैं जीव के, और फिर वो विकसित होते हैं उसमें से और वो अलग होते हैं जनक के शरीर से और फिर नए जीव का निर्माण करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं हम तो पाते हैं कि जैसे एक्सटर्नल अगर बर्डिंग के एग्जाम्पल हम देखें तो ईस्ट सबसे अच्छा उदाहरण होता है एक्सटर्नल बर्ड का। और इंटरनल बर्ड्स जो होते हैं, जब हम ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे तो वहाँ एक्सटर्नल और इंटरनल बर्ड के बहुत से एग्जाम्पल हमको मिलेंगे, तो वहाँ पे भी हम देखेंगे। तो अब हम ईस्ट में बर्डिंग देखते हैं कि क्या किस तरह से ईस्ट में बर्डिंग होती है। तो एक्सटर्नल बर्डिंग या कलिकाएं, इनके बारे में हम देखें कैसे इनमें जन्म होता है। एक्सटर्नल बर्डिंग, ईस्ट, ये ईस्ट की कोशिका है सामान्य।
ये ईस्ट है, सामान्य इसकी एक कोशिका है। अब इसकी कोशिका के अग्रभाग पर एक छोटी सी संरचना उभरती है, गांठ जैसी। सबसे पहले क्या होती है, अब इसका केंद्रक विभाजित होता है, विभाजित होकर के छोटे 2 टुकड़ों में ये टूटता है, और ये जो ऊपर वाली संरचना है ये भी क्या होती है, विकसित होती है। तो इस तरह से जो केंद्रक है वो टूट गया। अब एक अवस्था बाद ये अपनी पैतृक कोशिका से अलग हो जाती है। अलग होकर के अब यही इसी को हम बड कहते हैं, जो कहाँ डेवलप हुआ, एक्सटर्नल, बाहर, शरीर के बाहर निर्मित हुआ। अब ये आगे चल करके इससे हो सकता है कि ये एक से अधिक बड के रूप में भी हो सकता है या एक भी हो सकता है, और ये जैसे जैसे मैच्योर होंगे ये आगे होकर के नई ईस्ट कोशिकाएं बनाएंगे। तो ये है संतान। तो इस तरह से इसमें बडिंग होती है ईस्ट में। ये जनक ईस्ट है आपका, इसको आप लिख सकते हैं कि ये जनक ईस्ट, खमीर जिसको हिंदी में भी कहते हैं, तो ये बडिंग है। अब अगला है, तो ये खत्म हो गया। फिर अगला पॉइंट आता है इसमें पुटी भवन, सिस्ट इसे कहते हैं। पुटी भवन या सिस्ट किसे कहते हैं, ये भी एक माध्यम है जीवों में अलैंगिक जनन का। तो ये तीसरा बिंदु है, पुटी भवन या सिस्ट। तो हम यहाँ देखते हैं सिस्ट किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसको समझें कि ये पाया किस में जाता है। तो ज़्यादातर ये बैक्टीरिया, जीवाणु में, ज़्यादातर ये किस में पाया जाता है, जीवाणुओं में। अब आता है कि ये आखिर ये किस तरह का अलैंगिक जनन है। जैसे मैंने कहा कि अलैंगिक जनन सामान्यतया जीव कब करते हैं, कि जब खाद्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, मतलब अनुकूल परिस्थितियां हों जीव के लिए जनन की। लेकिन पुटी भवन जो होता है ये प्रतिकूल परिस्थितियों में होने वाला अलैंगिक जनन है। जब जीव को लगता है कि उसका जीवन संकट में आ गया है, अब वो अपने वंश को आगे नहीं बढ़ा सकता है, क्योंकि खाद्य भोज्य पदार्थ जो है या जिस आवास में वो रह रहा है वो आवास अब उसके रहने योग्य नहीं रह गया, वहाँ वो सर्वाइव नहीं कर सकता है। तब वो इस तरह की जनन की प्रक्रिया अपनाता है। तो क्या करता है जीव, जैसे बैक्टीरिया है जिस आवास में रहता है, मान लीजिए जल में रह रहा है, जल ही उसका आवास है, वहाँ उसको भोजन पानी मिल रहा है। लेकिन किसी कारण से तालाब सूख गया, अब बैक्टीरिया के जीवन के लिए संकट उत्पन्न हो गया, तो उसको अपने वंश को बनाए रखना है। अब वो कैसे अपने वंश को बना सकता है, पानी सूखा, भोजन नहीं मिलेगा, वो कुछ दिन बाद मर जाएगा। लेकिन वो क्या करता है, अपने शारीरिक संरचना में थोड़ा सा परिवर्तन कर लेता है और अपने जीवद्रव्य को, अपने प्रोटोप्लाज्म को वो कंजर्व कर लेता है, सुरक्षित कर लेता है। और फिर जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, उसी प्रोटोप्लाज्म से अलैंगिक विधि से देखिए कैसे जनन होता है। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल में देखते हैं बैक्टीरिया क्या करता है। ये एक जीवाणु इसका है, ये आनुवंशिक पदार्थ है। अब इस जीवाणु के चारों तरफ ये इसका सेल वॉल है और ये इसका पूरा, जिसको आप साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म कह सकते हैं, ये है। तो अनुकूल परिस्थितियों में तो ये इस तरह से रहता है। जैसे ही प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो ये सबसे पहले क्या करता है, अपने शरीर के चारों तरफ कई मोटे मोटे परतों का निर्माण करना शुरू कर देता है। अर्थात इसका जो सेल वॉल है वो क्या काम करता है, सेल वॉल के भीतर कई सारी परत, 4 से 5 मोटी परत जो होती है वो बन जाती है। अब ये परत क्या हो गई, ये परत कठोर हो गई, कठोर परत।
चारों ओर परत बन गया, ये कई लेयर का बन जाता है। अब इससे क्या होता है कि इसके भीतर का जो भी तत्व है, पदार्थ है, वो संरक्षित हो गया। अब इस पे धूप का, धूल मिट्टी का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जल में रह रहा है, जल सूख गया तो भी ये परत क्या है, अब इसके अंदर के जल को या प्रोटोप्लाज्म को संरक्षित किए रहता है। तो इसी को हम कहते हैं सिस्ट। ये जो आवरण बना, ये आवरण ही क्या हो गया, सिस्ट कहते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि अब जैसे ही अब ये इसी तरह से पड़ा रहेगा, धूल मिट्टी हवा के साथ उड़ता रहेगा, और जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आई, बारिश हुआ, ये पानी में गया, ये सिस्ट धीरे धीरे खुल जाएगा। अब इसका जो डीएनए है या प्रोटोप्लाज्म है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, होता है, और अपने चारों तरफ थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म या जीव इकट्ठा कर लेता है। और फिर जैसे ही ये हुआ, ये लेयर ब्रेक कर गई। ब्रेक करने के बाद अब ये कई सारे, एक ही बैक्टीरिया से कई सारे बैक्टीरिया निकले, और ये विकसित होकर के फिर आगे चल कर के बड़े बैक्टीरियम हुए और अपने वंश को ये बचाए रखे। तो ये सिस्ट होता है, इसके द्वारा जनन होता है। और ये जो निकलते हैं, इन्हीं को हम स्पोर्स कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्पोर्स या बीजाणु, इन्हीं को कहते हैं। तो ये बीजाणु जनन, तो कुल मिला करके सिस्ट में ही हम इसको पढ़ते हैं। फिर अगला आता है, अब जैसे हम स्पोर्स की बात करते हैं, तो बीजाणु जनन को भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बीजाणु जनन क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह से होता है। तो हम देखते हैं दो बीजाणु जनन। पहला ये पॉइंट है बीजाणु जनन। अब इसमें हम देखते हैं कि बीजाणु स्पोर, ये क्या होते हैं, ये एक अलैंगिक संरचनाएं होती हैं जिसके द्वारा जीव अपने ही जैसी संरचना का निर्माण करता है। अब ये जो अलैंगिक संरचना होती है, जो जिसको हम स्पोर्स कहते हैं, ये सामान्यतया दो तरह के होते हैं स्पोर्स। एक जो स्पोर्स होते हैं, जैसे हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, जू स्पोर, जू स्पोर्स, जू जंतु स्पोर ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। प्लांट के लिए स्पोर शब्द इस्तेमाल होता है, वहाँ प्लांट स्पोर्स नहीं कहते हैं। तो जू जंतु स्पोर्स। अब हम ये देखते हैं स्पोर्स दो तरह के होते हैं, एक चल बीजाणु, जिसको हम मोटाइल स्पोर कहते हैं, और दूसरा अचल बीजाणु, जिसको हम नॉन मोटाइल या इसको सेसाइल स्पोर्स हम कहते हैं। अब अचल बीजाणु मतलब हो गया नॉन मोटाइल, कि जिसमें स्वयं गमन करने की क्षमता न हो, उन्हीं को हम अचल बीजाणु कहते हैं। चल बीजाणु क्या होते हैं, जो स्वयं गमन कर सकते हो, तो उनको हम अचल बीजाणु कहते हैं। अब ये जो चल बीजाणु है, ये कई तरह के होते हैं। जैसे फ्लैजिलेटेड हो गए, तो उनमें फ्लैजिला पाया गया, सिलिया पाया जाता है कुछ में। अब ये जो फ्लैजिलेटेड हैं, अब ये 2 फ्लैजिला होगा, 4 फ्लैजिला होगा, 8 फ्लैजिला होगा, तो इसको बाई फ्लैजिलेटेड, क्वार्टी फ्लैजिलेटेड, आफ्टर फ्लैजिलेटेड, इस तरह से हेक्सा फ्लैजिलेटेड करते हैं। तो चल बीजाणु होते हैं। अब आता है कि ये चल बीजाणु ज़्यादातर बनते या अचल बीजाणु बनते कहाँ हैं, तो
कुछ हमने बताया कि बैक्टीरिया के एग्जाम्पल लिए, बैक्टीरिया में भी इनका निर्माण होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया में जल और अचल बीजाणुओं का निर्माण होता है। सबसे अच्छे उदाहरण जो हैं हमारे शैवालों में जो अलैंगिक जनन होता है वो बहुत सारे जल और अचल बीजाणुओं द्वारा ही वहाँ अलैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। हम ब्रायोफाइटा देखेंगे, हम कवक देखेंगे, कवकों में भी जल और अचल बीजाणुओं द्वारा ये प्रक्रिया संपन्न होती है। फिर आता है नया माध्यम जो जनन का है, अलैंगिक जनन का, वो हम देखते हैं कोनिडिया। तो कोनिडिया को समझने से पहले हम समझ सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो कवक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, कवकों में जब हम देखते हैं, चूँकि कवक एक अलग पादप कुल है और बहुत सारी वो अपनी अलग विशेषता रखता है पादपों से हट करके, और उनमें जो अलैंगिक जनन की एक खास विधि होती है जिसको हम कहते हैं कोनिडिया, इसके द्वारा वो जनन करते हैं। तो खास करके ये किसमें पाया जाता है? कवक। एग्जाम्पल देखेंगे कवक, और कवक में भी पेनिसिलिनियम जिसमें हम देखते हैं तो उसमें कोनिडिया का निर्माण होता है। और कोनिडिया जो होते हैं, आप ज़्यादातर कोनिडिया जो अभी हम देखे थे बर्ड्स उसमें, तो उसी तरह से वो उसकी शारीरिक संरचना पे बनते हैं और उसके द्वारा वो क्या करते हैं, जैसे ये कवक है, इसके शरीर पर ये कोनिडिया बने और ये उसका फिलामेंट है और ये कोनिडिया फिर जर्मिनेट करके नए फिलामेंट का रचना किए। तो कवकों में खास विधि होती है, बहुत सारी विधियां होती हैं कवकों में अलैंगिक जनन की। आप अलग अलग से यहाँ देखेंगे कि स्पोर्स भी बनते हैं, और जब कवक आएगा तो आप 11th में पढ़े हों कि हाँ क्या क्या होते हैं वहाँ पर। फिर आता है अगला अलैंगिक जनन की विधि, जिसको हम पादपों में देखते हैं कि पादपों में अलैंगिक जनन। तो यहाँ हेडिंग 60 में समझ लें, पादपों में अलैंगिक जनन। तो पादपों में अलैंगिक जनन देखते हैं। इसको अलैंगिक जनन न कह करके हम यहीं पे लिखेंगे कायिक जनन। इसको हम क्या लिखेंगे? कायिक जनन। क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था कि पादपों में अलैंगिक जनन को हम कायिक, जैसे हमने बताया था कि कायिक मतलब जनन 3 तरह के होते हैं, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो कायिक जनन भी अलैंगिक जनन की ही एक विधि होती है जो खास करके पादपों में पाई जाती है। तो चूँकि इस विधि के द्वारा भी जीव जो होता है अपने जैसे ही जीव का निर्माण करने में सक्षम होता है और फिर उसकी वंश वृद्धि आगे बढ़ती रहती है। तो पादपों में हम कायिक जनन देखते हैं। तो अब इसमें जो विधियां हैं पादपों में अलैंगिक जनन की, हम यहाँ देखेंगे वो कंद या प्रकंद। दूसरा आप देखेंगे इसमें घनकंद। तीसरा देखेंगे आप इसमें बल्ब। चौथा देखेंगे पर भूअस्तारी, पर्वसंधि, ऊपर भूअस्तारी,
पाँचवां भू स्तरी, छठवां पर्व संधि इत्यादि देखेंगे हम इसमें पाए जाते हैं। तो जैसे हम इसमें अगर देखें कि ऊपर भूस्तरी किसमें पाया जाता है, तो आप देखेंगे घास, शकरकंद, ब्राह्मी बूटी इत्यादि में ऊपर भूस्तरी पाया जाता है। घनकंद किसमें पाया जाता है, तो घनकंद के लिए आप देखेंगे केला, आलू, प्याज, लहसुन, इसमें अरबी में घनकंद पाया जाता है। बल्ब जो होता है प्याज लहसुन में होता है। भूस्तरी जो होता है पुदीना, गुलदाउदी में पाया जाता है। पर्व संधियाँ, बहुत सारे घास होते हैं जो पर्व संधियों से जन्म लेते हैं। कंद या प्रकंद जो होता है हल्दी है, अदरक है, केली है, इसमें पाए जाते हैं। तो ये पादपों में अलैंगिक जनन की या कायिक जनन जिसको हम कहते हैं उसकी अलग अलग विधियां होती हैं। फिर आता है कि एक शब्द अब हम देखते हैं कि एक शब्द आता है पुनरुद्भवन किसे कहते हैं। पुनरुद्भवन किसे कहते हैं, रिजनरेशन जिसको शायद रिजनरेशन कहते हैं इसको इंग्लिश में। पुनरुद्भवन किसे कहते हैं, इसका अलैंगिक जनन से क्या संबंध होता है। तो पुनरुद्भवन शब्द रीजनरेशन पुनरुद्भवन अलैंगिक जनन की या पुनरुद्भवन जनन की ऐसी विधि होती है जिसमें कोई जीव अपने शरीर को असंख्य टुकड़ों में बांट ले, और हर टुकड़ा जनक की तरह विकसित होकर के अपने वंश को, जनक के वंश को आगे बढ़ाए। तो उसी प्रक्रिया को ही हम पुनरुद्भवन कहते हैं या रीजनरेशन कहते हैं। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो होता है हाइड्रा हो गया, अमीबा हो गया, तो उसमें पुनरुद्भवन पाया जाता है। कभी कभी स्पंजों में भी पुनरुद्भवन पाया जाता है। स्पंजों में भी आप देखेंगे अलैंगिक जनन की जो विधि होती है जेम्यूल्स, जो विपरीत परिस्थितियों में जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ आ जाती हैं तो उसमें जेम्यूल्स का निर्माण करते हैं तो वो भी पुनरुद्भवन का ही एक उदाहरण होता है। अब आता है कि एक अलग अलैंगिक जनन की विधि होती है या जिसको हम प्राकृतिक कह लें या प्राकृतिक नहीं, जिसको हम कृत्रिम अलैंगिक जनन कहते हैं। तो कृत्रिम आर्टिफिशियल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आर्टिफिशियल एसेक्सुअल। आर्टिफिशियल का मतलब जिसमें जीव स्वयं न करे, दूसरा जीव उसको उसके जैसे ही प्रतिरूप तैयार करने में सहायक हो, तो उसको हम आर्टिफिशियल कहते हैं। अब दूसरा जीव कौन होगा, ज़्यादातर मनुष्य जो होता है वो क्या करता है कि अपने लाभ के लिए अलग अलग विधियां बनाता है और उन विधियों द्वारा पौधों या जीवों में जनन क्रिया संपन्न कराता है। तो उसी को हम आर्टिफिशियल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो आर्टिफिशियल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सामान्यतया जो होता है कई विधियां होती हैं इनका, जैसे कलम लगाना, रोपण करना, कली लगाना, दाब लगाना, बंद लगाना, तो इनके द्वारा संपन्न होता है। तो कैसे होता है, कलम द्वारा दाब, कलम लगाना, दाब लगाना, रोपण द्वारा और बंद लगाना इत्यादि विधियां होती हैं जिनके द्वारा हम ये आर्टिफिशियल को करते हैं। अब एक और अलैंगिक जनन की ही विधि होती है जो अभी हाल में ही वैज्ञानिकों द्वारा एक नए विकास मतलब टेक्निक का डेवलप किया गया, तो उसको भी हम देखते हैं। उस शब्द का नाम होता है माइक्रो प्रोपोगेशन।
प्रोपोगेशन, ये भी एक तरह से अलैंगिक जनन ही है, अलैंगिक जनन है। और इसमें हम क्या करते हैं, कुछ विशेष विधि द्वारा जीव की संख्या बढ़ाते हैं। तो माइक्रो प्रोपोगेशन शब्द क्या है, माइक्रो सूक्ष्म, दूसरा है शब्द प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन को क्या कहते हैं, प्रोपोगेशन की प्रवर्धन, सूक्ष्म प्रवर्धन। प्रयोगशाला में कैसे किया जाता है, प्रयोगशाला में ये टेक्निक कहाँ इस्तेमाल होती है, प्रयोगशाला में हम क्या करते हैं कि ऐसे पौधों को सेलेक्ट करते हैं जो नेचुरली स्वयं बहुत कम जनन करने की क्षमता रखते हैं। और तो ये पौधे क्या है कि ये एक्सटिंक्ट होने के कगार पे पहुंच रहे हैं, तो ऐसे पौधों में हम इस विधि के इस्तेमाल से उनकी संख्या को बनाए रखते हैं, और इसीलिए इसको माइक्रो प्रोपोगेशन कहते हैं, सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं, और प्रयोगशाला में संपन्न होता है। इसमें क्या करते हैं, हम उस पौधे के किसी एक पत्ती को यहाँ इस सबसे अच्छा ये है कि इस विधि में हम टिश्यू कल्चर टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। हम एक ऊतक निकालें पौधे के पत्ती से, और उस ऊतक को विशेष भोज्य पदार्थ हम जिसको हम लेबोरेटरी में होता है कि दे करके और कुछ हार्मोन्स दे करके इसको बढ़ाते हैं। अब जैसे ही इसमें हार्मोन्स के लेवल को बैलेंस करते हैं तो ये क्या होता है, ये कोशिका विकसित होने शुरू होती है। अब ये कोशिका जो विकसित होती है इसमें जड़ भी निकलता है, तना भी निकलता है। अब फिर ये तने जो निकले, कई सारे तने अगर इसमें से निकले तो अब हम क्या करते हैं, लैब में एक पौधा इकट्ठा किए, इसको जैसे ये पौधा इसमें से था, इसमें ये जड़ था, तो हम क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं और हर टुकड़े को हम एक टेस्ट ट्यूब में विशेष पदार्थ रख करके यहाँ रख देते हैं। अब ये पौधा क्या है, हर टुकड़ा एक नए पौधे के रूप में विकसित करेगा। कुछ समय पश्चात इसमें से जड़ निकलेंगे और फिर ये विकसित करेगा। फिर हम इसको गमले में प्लांट कर देते हैं और आगे चल करके फिर हम इसको सेल कर देते हैं या मिट्टी में फिर उसको तैयार करते हैं। तो ये माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्निक है, लैब में होती है, थोड़ा सा महंगी है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि हम इसके द्वारा पौधों को, ऐसे पौधों को संरक्षित कर ले रहे हैं जो आज विलुप्त होने के कगार पे पहुंच गए हैं। तो ये कुछ अलैंगिक जनन की विधियां हैं। अब हम अगला पॉइंट जो होता है, जीवों में लैंगिक जनन, जीवों में लैंगिक जनन, इसके बारे में देखेंगे। इसके बारे में अब हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि लैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। उसमें हम देखेंगे कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं और जीवन लैंगिकता किसे कहते हैं, लैंगिक जनन क्यों आवश्यक होता है, अलैंगिक जनन से लैंगिक जनन किस प्रकार भिन्न होता है, और फिर आगे हम उसमें और देखेंगे कि लैंगिक जनन के क्या क्या अंग होते हैं जीवों में और उनके किस तरह से कार्य होते हैं, उसमें हम पढ़ेंगे। एक पॉइंट और इसमें हम पढ़ लेते हैं अलैंगिक जनन में कि अलैंगिक जनन की क्या लिमिटेशन है। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि लाभ और हानियाँ किसी भी चीज़ की, तो अलैंगिक जनन की क्या लिमिटेशन है हम ये जान लें। अलैंगिक जनन चूँकि बहुत तीव्र गति से होने वाला जनन होता है और इसमें लैंगिक अंग भाग नहीं लेते हैं, बॉडी भाग लेती है या शरीर में कुछ विशेष संरचनाएं बनती हैं जहाँ कुछ स्पोर्स के निर्माण होते हैं, वो स्पोर्स से जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो इसकी लिमिटेशन क्या है कि ये तीव्र गति से होने वाली प्रक्रिया होती है क्योंकि प्रचुर मात्रा में अनुकूल परिस्थितियां हैं, भोज्य पदार्थ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जीव को उस पर कब्जा जमाना है पूरे भोज्य पदार्थ पे। तो तीव्र गति से होने के कारण होता क्या है कि इस विधि द्वारा जो संतान जन्म लेते हैं
उन संतानों में कुछ कमियां रहती हैं। कमियां कहाँ कहाँ देखेंगे कमियां? पहले वो उच्च कोटि के संतान नहीं होते, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि उन संतानों में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो लैंगिक जनन से उत्पन्न हुए संतानों की अपेक्षा निम्न क्वालिटी की होती है। तीसरी चीज़ कि लगातार जनन करने के कारण ऐसे जीवों के जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं वो क्षीण होना शुरू हो जाते हैं। जब क्षीण होना शुरू हो जाते हैं तो जो संतानें उत्पन्न होती हैं वो कमज़ोर होती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, उनकी नस्लें कमज़ोर हो जाती हैं, भले ही ये शुद्ध नस्ल की हों, क्योंकि उसी जीव से उनका निर्माण हुआ है, लेकिन फिर भी इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, ये एडाप्टेबिलिटी किसी भी इन्वायरमेंट में कम हो जाती है। तो ये ही अलैंगिक जनन की लिमिटेशंस हैं। तो इसी समस्याओं को दूर करने के लिए जीवों ने आगे चल कर के अपने अंदर एक अलग विधि का निर्माण किया जनन के, जिसको हम लैंगिक जनन कहते हैं। थैंक यू।